कुछ नहीं कर पाता था। बस कार्तिक हाथ में मिली को ठीक करने वाले उस लिक्विड की शीशी लिए बैठा था। उसके मन में हजार तरह के सवाल थे और सबसे बड़ा डर कि कहीं हेमंत उसकी डील रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन कार्तिक कुछ कह पाता या पूछता उससे पहले ही बिना किसी हिचकिचाहट के हेमंत ने तुरंत वो शीशी उसके हाथ से ले ली, क्योंकि आज अमावस की रात है, मतलब न्यू मून की नाइट। आज रात वो दिन था जब मिली बीमार होगी। सालों से यही होता रहा था और हेमंत कुछ नहीं कर पाता था, बस हेल्पलेसली मिली को दर्द में देखता था। लेकिन आज उसके पास मौका है कि वो शायद मिली की तकलीफ को थोड़ा कम कर पाए, तो इस मौके को वो हाथ से कैसे जाने देते। हेमंत उम्मीद भरी नजरों से उस शीशी को देखे जा रहा था जब औषधीय जड़ी बूटियां और बाकी सामान के नाम लिखकर वो लिस्ट कार्तिक ने हेमंत को पकड़ा दी। यंग मैन, अब तो बता दो कि तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी कल्टीवेशन टेक्निक कितनी अच्छी या बुरी है, लेकिन हां, अगर तुम मेरी पोती का इलाज कर देते हो तो जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें लाकर देने के लिए मुझे अगर जमीन आसमान भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। कार्तिक ने कैजुअली अपना सर हिलाया और कहा, आई गेट इट। हेमंत ने फिर से पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? कार्तिक ने हेमंत की ओर देखा। कार्तिक जानता था कि हेमंत डर गया था कि वो भाग जाएगा। कार्तिक मेहरा, आप जितना चाहें मेरे बारे में पता करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेट भी करवा लीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि आज जो भी बातें यहां हुई हैं और ये हमारी मुलाकात एक राज रहना चाहिए। हेमंत ने इस पर गौर किया और हां में सर हिलाते हुए वहां से निकल गया और मिली को लेकर माथुर मैंशन में वापस लौट गया। कार्तिक हेमंत को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे एक अनएक्सपेक्टेड मुलाकात उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली है। जो बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था कि अब उसका मकसद पूरा करने से उसे कोई नहीं रोक सकता। माया अपना बैग ऑलमोस्ट पैक कर चुकी थी। बस कुछ आखिरी की जरूरी चीजें उसने बैग में रखी और बैग की जिप लगाकर मुड़ी ही थी कि उसकी नजर वार्डरोब में से झांक रहे एक कपड़े पर पड़ी। वो गई और उसने वार्डरोब खोलकर जैसे ही वो कपड़ा बाहर निकाला, उसे अचानक कुछ याद आ गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। ये वही ड्रेस थी जो कार्तिक ने माया को उसके बर्थडे पर गिफ्ट की थी। बहुत ही स्पेशल होता था माया का बर्थडे हमेशा से कार्तिक के लिए। उस दिन भी कार्तिक हमेशा की तरह माया को सुबह से सरप्राइजेस दे रहा था, लेकिन माया को हमेशा की तरह इंतजार था कार्तिक के आखिरी और सबसे स्पेशल गिफ्ट का। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। जब वो अपने रूम में आई तो उसने देखा लाइट्स ऑफ हैं। माया ने लाइट्स ऑन की और उसकी नजर पड़ी सामने रखे पार्सल पर। वो एक्साइटेड होकर भाग कर गई और पार्सल को खोलकर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। ये तो वही ड्रेस थी जो माया को पिछले कई महीनों से चाहिए थी, लेकिन वो कार्तिक के हॉस्पिटल खोलने के सपने के लिए पैसे जोड़ रही थी और इसलिए उसने ये ड्रेस कभी नहीं खरीदी। वो ड्रेस लेकर माया इमोशनल हो गई जब रूम में अचानक माया का फेवरेट सॉन्ग बजने लगा और उसने पलट कर देखा तो वहां कार्तिक खड़ा था। कार्तिक माया के करीब आया और उसने धीरे से उसके कानों में कहा, हैप्पी बर्थडे माया। माया उनकी नजदीकी महसूस कर पा रही थी और थोड़ा शर्मा गई। मुड़ते हुए उसने कहा, मैं ये ड्रेस पहन कर आती हूं। और माया जैसे ही जाने को हुई, कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं पहना देता हूं। माया हल्का सा सकुचाई, लेकिन फिर खुद को कार्तिक की बाहों की गिरफ्त में जाने से रोक नहीं पाई। कार्तिक ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब वो उस मदहोशी में खुद को खो बैठे। माया के होठों को चूमते हुए कार्तिक ने उसकी शर्ट के बटन्स खोल दिए, फिर उसकी बाहों को चूमते हुए उसकी शर्ट नीचे कर दी। देखते ही देखते माया अब कार्तिक की आंखों में खुद को देख रही थी। वो कुछ कह पाती इससे पहले कार्तिक ने उसे अपनी बाहों में समेटा और रात भर झूमकर उससे प्यार किया।
माया वो रात और अपने उस बर्थडे को याद करके इमोशनल हो गई और उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह निकले। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और वो ड्रेस भी अपने बैग में डाली और बाहर निकल गई। उसके गले में गुरु मां का दिया तावीज था और आंखों में कार्तिक को पाने का जुनून। हेमंत अपनी पोती मिली को लेकर जा चुका था और अब वार्ड में कार्तिक अकेला था और हेमंत के जाते ही वो नर्स अपने आप को संभालते हुए अंदर आई। अभी अभी जाते हुए मिस्टर माथुर ने उसे कार्तिक की अच्छी तरह से देखभाल करने की चेतावनी दी थी। ऐसा लगता है वो माथुर फैमिली के साथ अच्छे संबंध बनाने में कामयाब रहा है। मुझे बहुत जेलसी हो रही है। उस यंग नर्स ने कार्तिक को देखते हुए अपने आप में बुदबुदाया और वो सोचने लगी कि क्यों ना वो कार्तिक से अच्छे रिलेशंस बना ले। आखिरकार वो माथुर फैमिली को जानता था, पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 पावर हाउस फैमिली। मैं थक गया हूं, थोड़ी देर रेस्ट करना है, प्लीज लीव। कार्तिक ने सीधे उस नर्स को उसके सपनों से बाहर लाते हुए कहा। नर्स अजीब तरह से मुस्कुराई और सकपकाते हुए वहां से चली गई। उसने सोच लिया था कि वो कार्तिक से अच्छे रिलेशंस बनाएगी, इसलिए वो जल्दबाजी में कोई गलत काम नहीं करना चाहती थी जिससे कार्तिक नाराज हो जाए। नर्स के जाने के बाद कार्तिक का चेहरा अचानक उतर गया। वो बहुत अपसेट लग रहा था। अभी भी उसकी बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। कई सालों में पहली बार उसे सचमुच थकान महसूस हो रही थी और तो और उसकी रिकवरी का प्रोसेस भी बहुत स्लो था, इसलिए उसके पास पेशेंटली वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। माथुर फैमिली मैंशन ये पुणे शहर के हलचल वाले इलाके में स्थित एक शानदार महल जैसा विला था। इसकी कीमत करोड़ों में थी और इस एरिया में एक झोपड़ी खरीदने के लिए किसी के पास किसी बड़े आदमी से पहचान और सिफारिश होनी चाहिए। यहां तक कि जायसवाल परिवार, कार्तिक की पत्नी माया के परिवार में भी वो योग्यता नहीं थी। जायसवाल फैमिली को हाई क्लास फैमिली माना जा सकता है, लेकिन फिर भी उनके और माथुर फैमिली के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस था। उस समय कार्तिक और माया ने एक मामूली इलाके में एक विला भी खरीदा था। जबरदस्त कैपेबिलिटीज वाले हेड फिजिशियन के रूप में उसकी सैलरी भी काफी थी और क्योंकि माया के पास स्पेस आर्ट जैसा बड़ा टैलेंट था, इसलिए उसे अपने काम के लिए जायसवाल परिवार से एक बड़ा अमाउंट भी मिला था। अपनी पिछली जिंदगी में जब माया के मेरिडियंस डैमेज हो गए और उसका एनर्जी कल्टीवेशन बंद हो गया, तो जायसवाल परिवार ने बेरहमी से उसके सभी रिसोर्सेस को उससे छीन लिया। वापस आते हैं माथुर मैंशन में, जहां फिर अमावस्या की रात अपना असर दिखा रही है। मिली की बॉडी की वाइटल एनर्जीज लो हो चुकी थी। दादू, मेरी बॉडी फिर ठंडी पड़ गई है। आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मिली, जो एक कंबल में लिपटी हुई थी, उसने कांपते होठों से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। हेमंत का चेहरा दर्द से भर गया। जब उसने उसका पीला चेहरा देखा तो उसने झट से नौकरों को उसके लिए गर्म सूप तैयार करके लाने का ऑर्डर दिया। मिली बेटा, ये वही लिक्विड है जो उन अंकल ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि इसे पीने से तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। हेमंत ने मिली को कार्तिक की दी हुई वो छोटी सी शीशी दिखाते हुए कहा। मिली ने अपना हाथ जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन एक दर्द भरी आवाज में कहा, दादू, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा से सुनती आ रही हूं कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। वैसे तो मिली माथुर सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से वो बहुत समझदार थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। दादू है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। हेमंत की बात सुनते ही मिली हल्के से मुस्कुराई और उसने पूछा, क्या अंकल की ये मैजिकल दवा सच में इफेक्टिव है? क्योंकि उस यंग मैन ने कहा था कि ये काम करेगा। मुझे यकीन है कि ये काम करेगा। ये कहते हुए हेमंत ने अपनी वृद्ध हथेली को ढककर
मिली को वो लिक्विड दिया। मिली ने वो शीशी खोली और उसका पूरा लिक्विड एक ही सांस में पी लिया। और ये क्या, उस लिक्विड को पीते ही उसके पूरे शरीर में एक हॉट वेव सी बहने लगी। उसकी बॉडी की वाइटल एनर्जीज वापस स्टेबल हो गईं और उसके पीले पड़े चेहरे में फिर से रंग भर गया। गॉड, यहां इतना गर्म क्यों है? ये कहते हुए मिली ने अपने ऊपर लपेटा हुआ कंबल फेंक दिया और अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते हुए अपने छोटे हाथों को हवा करते हुए इधर उधर हिलाने लगी। मिली, तुम? हेमंत ने आश्चर्य से मिली को देखा। यह दवा काम कर गई। मतलब उस लड़के ने जो कहा वो सच था। इस बार मिली सचमुच ठंड से उबर गई। आखिरकार निराशा के बादलों में आशा की एक किरण चमक उठी और इस मैजिकल अमृत की कारीगरी से हेमंत बहुत एक्साइटेड हो गया। सर, हॉट सूप रेडी है। हेमंत ने देखा कि एक नौकर रिस्पेक्टफुली गर्म सूप का कटोरा लेकर खड़ा है। वो ये सूप था जिसे मिली हर बार अपनी बीमारी के पीक पर पहुंचने पर पीती थी। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और हां, सिर्फ अभी नहीं, तुम्हारी छोटी मालकिन को भविष्य में भी इसकी कभी आवश्यकता नहीं होगी। हेमंत के इन एक्साइटेड वर्ड्स ने उस नौकर को हैरत में डाल दिया, लेकिन उसने फिर भी गर्म सूप को वहां रखा और वहां से चला गया। दादू, अंकल ने जो कहा वैसा ही हुआ। मुझे सच में अब ठंड नहीं लग रही है। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे गर्म होता गया, मिली खुशी से झूम उठी। आखिर उसे आज ठंड का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। वो अंकल कितने अच्छे हैं दादू। कौन है वो? उस मैजिकल लिक्विड के कारण मिली के दिल में कार्तिक की खास जगह बन गई थी। कार्तिक के लिए उसके अंदर सिर्फ तारीफ और थैंकफुलनेस थी। ओह, उन अंकल का नाम कार्तिक मेहरा है। उन्होंने बताया कि वो एक डॉक्टर हैं। रियली? फिर तो कार्तिक अंकल की मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, मिली ने कहा। अब जाकर हेमंत माथुर को यकीन हो गया था कि कार्तिक सच में उनकी पोती की बीमारी को ठीक कर सकता है। अंकल का ये लिक्विड तो बिल्कुल हैरी पॉटर मूवी के उस मैजिकल पोशन के जैसा था, जिसने एकदम से मुझे ठीक कर दिया। मैजिकल अमृत है ना दादू? मिली ने बड़ी बड़ी आंखों से हेमंत को देखा। हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल सही कहा, मैजिकल अमृत ही है ये। और ये कहते हुए हेमंत की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पूंछे जब देखा कि मिली का चेहरा अब वापस एकदम सुर्ख हो गया है। उसने खुशी खुशी मिली को सोने के लिए कहा और वहां से निकल गया। वहां से निकलकर वो बालकनी पर आकर अकेला खड़ा हो गया और सोचने लगा। इतने में आवाज आई, सर, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन ले आया हूं जो आपने मंगवाई थी। हेमंत के एक वफादार मुलाजिम ने रिस्पेक्टफुली एक फोल्डर हेमंत को सौंपते हुए कहा, थैंक्स मंगल, तुम अब जा सकते हो, लेकिन याद रहे इस मामले के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हेमंत ने शांति से कहा। मंगल ने हां में सिर हिलाया और धीरे से वहां से चला गया। उसके जाते ही हेमंत ने लिफाफा खोला और उसमें से पहला पेपर निकालकर पढ़ा, जिसे पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कार्तिक मेहरा एक अनाथ है जो ममता अनाथालय में बड़ा हुआ। उसने पुणे सिटी मेडिकल अकादमी से ग्रेजुएशन किया है। बचपन से ही एक कमजोर शरीर लेकर जी रहा है। एन ऑर्फन। हेमंत चकित था। ओह, तो अब जाकर समझ आया कि जब मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा था तो उसका चेहरा गुस्से से क्यों भर गया था। हेमंत ने गहरी सांस ली और आगे पढ़ता गया। कुछ देर पढ़ने के बाद हेमंत और ज्यादा हैरान रह गया। फाइल में लिखा था कि कार्तिक को अचानक उस अस्पताल ने नौकरी से निकाल दिया था जहां वो काम करता था, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एक्शन का कोई कारण नहीं बताया गया था। लेकिन माथुर फैमिली के प्राइवेट डिटेक्टिव्स भी कम नहीं थे। उन्होंने हॉस्पिटल के उस डिसीजन में बब्बर फैमिली के इन्वॉल्वमेंट के सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। एक सेकंड ग्रेड फैमिली की वजह से ऐसे टैलेंटेड डॉक्टर को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। इडियट्स। हेमंत ने बब्बर्स का मजाक उड़ाया।
उसकी नजर में कार्तिक असाधारण हीलिंग टैलेंट के साथ एक गॉडली डॉक्टर था, वरना वो ऐसा चमत्कारी लिक्विड कैसे जादू से निकाल लेता। ओह, तो ये जायसवाल फैमिली की माया जायसवाल का एक्स हस्बैंड है। अब समझ आया कि पिछले 3 सालों में माया मुझसे मिलना क्यों चाहती है। ये इन्फॉर्मेशन तो मेरे बहुत काम की है। इससे मेरी काफी सारी मुश्किलें सुलझ सकती हैं। बस मुझे एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि चाहे जो हो जाए, माया कार्तिक की जिंदगी में वापस कभी ना आ पाए। क्या राज है हेमंत माथुर का, और वो आखिर क्यों कार्तिक और माया को एक नहीं होने देना चाहता? क्या होगा कार्तिक का अगला कदम, और कैसे यूज करेगा वो हेमंत के साथ की हुई अपनी डील को माया के करीब जाने के लिए? हेमंत के हाथों में कार्तिक की फाइल थी और वो माया और कार्तिक के बारे में और जान रहा था, और वो ये जानकर दंग रह गया था कि माया जायसवाल कार्तिक मेहरा की वाइफ थी, और इनके बारे में और ज्यादा पढ़ने के लिए वो उत्सुक हो गया और सोचने लगा, पुणे शहर में 4 लड़कियों की सुंदरता के हमेशा चर्चे रहते थे और जायसवाल फैमिली की माया जायसवाल उनमें से एक थी। मैंने माया जायसवाल को कई बार देखा है। पिछले साल उसके मेरिडियंस डैमेज हो गए थे और उसके सभी रिसोर्सेज जायसवाल फैमिली द्वारा वापस ले लिए गए थे, और फिर उसे जायसवाल ग्रुप को ऑपरेट करने के लिए कहा गया था। ऐसा लगता है कि अब जायसवाल फैमिली में उसका कोई स्टेटस नहीं है। हेमंत के हाथ में वो फाइल थी जो उसके प्राइवेट डिटेक्टिव्स ने कार्तिक के बारे में पूरी जानकारी निकालकर उस तक पहुंचाई थी, और हेमंत को अब कार्तिक के पास्ट के बारे में सब पता चल चुका था। वो हैरान था कार्तिक के अतीत के बारे में जानकर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक रियल में जायसवाल परिवार जैसे गरीब परिवार का दामाद होगा। और सबसे अजीब बात तो यह है कि उन बेवकूफों ने कार्तिक जैसे इंसान को अपनी फैमिली से बाहर कर दिया। आखिरी पन्ने पर एक लापता व्यक्ति का पोस्टर था जिस पर हेमंत की नजर पड़ी। यह कार्तिक की एक्स वाइफ माया ने कार्तिक की तलाश में बनवाया था। व्योम जगत के अमर क्षेत्र में कार्तिक के पुनर्जन्म के कारण दाव की ट्रैजेक्टरी बदल चुकी थी, और उसके ही कारण पृथ्वी की समय रेखा भी बदल गई थी। अगले दिन सुबह सुबह ही हेमंत माथुर व्यक्तिगत रूप से सारी औषधीय सामग्री लेने के लिए बाहर चले गए, क्योंकि अब उनकी पोती के बचने की उम्मीद थी। इसलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि किसी भी इंसान की बेवकूफी या मिस्टेक के कारण यह सारी कोशिश पानी में ना चली जाए। उसे पर्सनली हर चीज का खुद से सुपरविजन करना था। मिली, तुम रेस्ट क्यों नहीं कर रही हो? मिली माथुर के पिता मानव माथुर ने पूछा, जो अभी अभी माथुर फैमिली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मामलों को संभालने के बाद अपनी पत्नी प्रिया माथुर के साथ घर लौटे हैं। आमतौर पर दिन के समय उनकी बेटी आराम कर रही होती है, लेकिन आज जब पति पत्नी दोनों घर लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को हंसते खेलते और इधर उधर कूदते देखा। मिली, माय बेबी, मॉम और डैड को कल कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए कल रात हम दोनों तुम्हारे साथ नहीं थे। मेरी बेबी अपने मॉम डैड से नाराज तो नहीं है ना? सॉरी। मिली की मां प्रिया ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था कि कैसे कल रात उसकी बेटी अकेले दर्द भुगत रही थी। मॉम, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूं। अंकल ने मुझे एक मैजिकल अमृत दिया था जिसे पीकर आई एम परफेक्टली फिट नाउ, मिली ने खुशी से कहा। अंकल? मानव और प्रिया ने असमंजस की नजरों से एक दूसरे को देखा। क्या अंकल? कौन से अंकल? और कौन सी दवा? क्या मैजिकल अमृत? मिली बेटा, यहां आओ। और क्या चल रहा है ये? डैड को सब कुछ डिटेल्स में बताओ। मानव चिंतित था कि उसकी बेटी ने कुछ ऐसा ना खा लिया हो जो उसे नहीं खाना चाहिए था। कार्तिक के साथ कल जो भी घटना हुई थी उसके बारे में मिली ने डिटेल्स में अपने मॉम डैड को बताया और फिर खेलने के लिए घर के बैकयार्ड में चली गई।
तुम्हें क्या लगता है मानव, डोंट यू रिमेंबर, हम मिली के लिए पता नहीं कितने ही प्रिस्क्रिप्शंस ट्राई कर चुके हैं, है ना? उनमें से किसी भी ट्रीटमेंट ने कभी अपना असर दिखाया है? वो सारी मेडिसिन्स और उन्हें प्रिस्क्राइब करने वाले वो सारे डॉक्टर, वे सभी धोखेबाज निकले थे। मुझे नहीं लगता ये टाइम उन सब से कुछ अलग है। और ये कार्तिक जो कोई भी है, ये भी पक्के में कोई धोखेबाज ही है। मिली की मां प्रिया ने मानव से कहा, यू आर राइट, आई थिंक हमें हॉस्पिटल चलकर देखना चाहिए। मानव भी कंसर्न वे में बोला, लेकिन हम वहां ऐसे नहीं जा सकते, भूलो मत। मिली ने बताया कि डैड को उसके टैलेंट पर पूरा भरोसा है, और फिर उसने उस ट्रक से भी हमारी मिली की जान बचाई है और खुद ट्रक के सामने आ गया, जिसकी वजह से वो वहां हॉस्पिटल में है। प्रिया ने मानव को रोकते हुए कहा, बेशक मैं मिली की जान बचाने के लिए उसका थैंकफुल हूं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमारी बेटी को अपनी मर्जी से कुछ भी खिला पिला सकता है। तुम मिली के साथ यहीं घर पर रहो, मैं हॉस्पिटल जाकर उससे मिलकर आता हूं। इसके साथ ही मानव उस हॉस्पिटल में पहुंच गया जहां कार्तिक को एडमिट किया गया था। और जब मानव आखिरकार कार्तिक के सामने आ खड़ा हुआ तो कार्तिक थोड़ा हैरान हुआ। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं मिली माथुर का फादर मानव माथुर हूं। ओह, तो आप मिली के फादर हैं? हेलो, बड़ी प्यारी बच्ची है वो। अच्छा ये बताइए, मैंने जो दवा दी थी क्या उसने अपना काम किया? वो लिक्विड उसकी डायमेंशनल रिंग में सबसे कम रैंक वाला लिक्विड था, लेकिन उसे यकीन था कि उसे पीकर मिली को एक बार के लिए तो ठंड से छुटकारा मिल ही जाएगा। और हो भी क्यों ना, वो यहां अर्थ पर एक डॉक्टर था और व्योम जगत के अमर क्षेत्र में एक अमर डॉक्टर था। मैं यहां उस लिक्विड, उस दवा के बारे में ही बात करने आया हूं जो आपने मेरी बेटी मिली को दी थी। और मानव की आवाज धीरे धीरे गंभीर हो गई। कार्तिक ने मानव के बिहेवियर में बदलाव देखा और कहा, क्या कुछ गड़बड़ है? मानव ने सिर हिलाया और कहा, हां, गड़बड़ है, बहुत बड़ी। मैं मिली का फादर हूं, और ध्यान रहे कि चाहे जो हो जाए, मैं किसी को भी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपने कल मिली की जान बचाई, उसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, लेकिन मैं तुम्हें उसका कोई नुकसान नहीं करने दूंगा। उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे? कार्तिक थोड़ा अपसेट हुआ। हां, सही सुना तुमने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक ठग हो, एक नकली डॉक्टर जो फर्जी दवाएं बेचता है। काफी सालों से हमारी माथुर फैमिली ने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया और उन्हें घर लेकर आए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं, यहां तक कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मिली का इलाज कर सकता था। उन डॉक्टर्स की बताई गई दवाओं का पहले तो थोड़ा असर हुआ, बट एंड में उन सभी ने काम करना बंद कर दिया। उन कुछ वक्त के लिए काम करने वाली दवाइयों के बारे में सोचकर पहले तो मानव के चेहरे पर एक होप सी दिखाई दी, लेकिन फिर उसके एक्सप्रेशंस बदले और उसका गुस्सा वापस उभर आया। वे सभी झोला छाप डॉक्टर्स का एक ग्रुप है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके इन छोटी छोटी चालों का इस्तेमाल बंद करो। कार्तिक ने बेबसी से सर हिलाया। वो बहुत अच्छे से समझ रहा था कि मानव ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। आज तक कार्तिक के अलावा कोई भी मिली की सर्दी का इलाज नहीं कर पाया था और ना ही कर सकता था, तो मानव के लिए इस पर विश्वास ना करना सामान्य बात थी। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कार्तिक अपने ख्यालों से बाहर आया और मानव बोलता गया, जब तक तुम इस हॉस्पिटल में एडमिट हो, यहां तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। यह मेरा और माथुर फैमिली का प्रॉमिस है। लेकिन मैं तुम्हें फिर से वार्न कर रहा हूं, अपने धोखे को अपने पास रखना और मेरी बेटी से दूर रहना। इतना कहकर मानव जल्दी में वहां से निकल गया। कार्तिक बिस्तर पर टिक गया और शहर की ओर खिड़की से बाहर देखने लगा। आज अचानक उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। उसे माया की बहुत याद आ रही थी। वो माया को वापस पाना चाहता था, उससे मिलना चाहता था, उसे चूमना चाहता था, उसे बाहों में समेटकर फिर से पहले की तरह उससे टूटकर प्यार करना चाहता था।
लेकिन वो फिर मायूस हो गया। कहाँ हो तुम माया? मैं तो जानता भी नहीं कि तुम आज हो कहाँ और कैसी हो। मुझे याद करती भी हो या नहीं, या भूल गई। लेकिन चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरे दिल से कभी नहीं निकलोगी। जब तक है जान, तुम मेरे अंदर ही रहोगी। ये कहते ही उसने फिर एक आह के साथ उसका नाम पुकारा, माया। अचानक एक हवा के झोंके ने माया के चेहरे को छुआ। माया सिहर उठी और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। बस स्टॉप पर खड़ी बस का वेट कर रही माया को एक अलग सा एहसास हुआ। इतने में बस उसके सामने आकर रुकी और माया बस में चढ़ गई। सीट पर बैठी माया खिड़की से बाहर देखते हुए उस एहसास को फिर से महसूस कर रही थी जब कंडक्टर ने आकर उससे पूछा कि उसे कहाँ जाना है। माया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, भीमापुर आश्रम। और माया को फिर लगा जैसे कार्तिक ने उसका नाम पुकारा हो। वो हवा को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर खुद में बुदबुदाने लगी, क्यों हर वक्त मुझे ये एहसास रहता है कार्तिक कि तुम आ गए हो, कहीं आसपास ही हो और जल्दी ही मुझे मिलोगे। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें मैं याद हूं भी या नहीं। लेकिन तुम हमेशा मेरी सांसों में घुले रहोगे जब तक है जान। हॉस्पिटल में बैठे बैठे कार्तिक सोचने लगा, फाइनली मैंने पृथ्वी की इनेट स्टेज मतलब जन्मजात अवस्था को पार कर लिया है। बिस्तर पर टांगों के बल बैठे उसने अपनी मुट्ठियां बंद की और मुंह से एक आह निकाली। किसी भी दूसरे इंसान के लिए यह एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि उसने अर्थ का इनेट स्टेज पार कर लिया। लेकिन इतनी ग्रैंड सक्सेस के बाद भी कार्तिक खुश नहीं था। सिर्फ इनेट स्टेज कहने के लिए बड़ी बात थी, लेकिन कार्तिक अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं था। एक्चुअली स्पेस के व्योम जगत में सिर्फ अपनी एक आवाज से वो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा को डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसने डायमेंशनल रिंग में से एक और शीशी निकाली और उस शीशी का पूरा महागुरु अमृत एक ही सांस में पी लिया। उस महागुरु अमृत के औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से अपने अंदर समा लेने के बाद कार्तिक के अंदर जो एनर्जी डेवलप हुई उसे उसने अपने शरीर में सर्कुलेट करना शुरू किया। उस एनर्जी के सर्कुलेशन से उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके शरीर के चारों ओर लिपटी पट्टियां फटकर टूटने लगी। जैसे ही पट्टी के टुकड़े टूटकर जमीन पर गिरे, कार्तिक धीरे से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने शरीर को देखा। उसकी बॉडी अब पूरी तरह से हेल्थी और फिट लग रही थी। इस अर्थ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस कैप्टन कार्तिक को कैसे मार सकता है? कार्तिक गर्व से मुस्कुराया। एक मिनट, मैं तो अब धरती से हूं भी नहीं, तो फिर मैं खुद को इतना कम क्यों आंक रहा हूं? कार्तिक ने अपने हाथ पैर फैलाए और आगे की तरफ झुककर सामने की ओर प्रहार किया। हवा का एक तेज झोंका उठ खड़ा हुआ जिससे वार्ड की दीवार पर हथेली का निशान बन गया। कार्तिक की आंखें चमक उठी। दीवार पर पड़ा वो कार्तिक की हथेली का निशान यह साबित कर रहा था कि उसने सिर्फ अपना कल्टीवेशन और एनर्जी सोर्स का पाथ खोया था, लेकिन उसकी फाउंडेशन नहीं। अपनी मजबूत नींव के कारण वो स्पिरिचुअल एनर्जी को बेहतर ढंग से समझ सका और अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सका, जिसके चलते वो इतनी आसानी से सफलता प्राप्त कर सका। आसान शब्दों में कहें तो वो अपनी बढ़ी हुई स्पीड के कारण जल्दी से जल्दी हाई लेवल की कल्टीवेशन हासिल कर सकता था। कार्तिक बहुत खुश हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस बार उसकी सारी कल्टीवेशन स्किल का खोना उसके लिए यूं फायदेमंद साबित होगा। उसने अपना स्पिरिचुअल सेंस उस डायमेंशनल रिंग में भेजा और कुछ बेसिक स्किल्स उस रिंग में से निकाले। सबसे पहले उसमें से एक पत्थर निकला जो ब्लू लाइट के साथ चमक रहा था। यह छोटा सा ब्लू लाइट वाला पत्थर एक्चुअली सेंसिंग स्टोन था, जो कार्तिक के स्पिरिचुअल सेंस को साइज और रेंज में कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे ही कार्तिक ने उस सेंसिंग स्टोन पर हाथ रखा, वो पत्थर और ज्यादा चमकने लगा और धीरे धीरे
वो पत्थर कार्तिक के हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर समा गया। सेंसिंग स्टोन को सिद्ध करते ही पूरा पुणे शहर कार्तिक के माइंड में दिखाई देने लगा। वो पूरा शहर एक गूगल मैप की तरह उसके माइंड में दिख रहा था, जिस पर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया पिन पॉइंट करते हैं। इंफॉर्मेशन गुरु। कार्तिक ने अपने हाथों में इंफॉर्मेशन गुरु को देखा और मुस्कुराया। आसान वर्ड्स में कहें तो ये इंफॉर्मेशन गुरु जो एक तावीज की तरह उसके हाथों में है, ये एक मास्टर हैकर के समान था। ये किसी भी सिस्टम में एंटर कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और खुद को इंटरनेट में कॉपी भी कर सकता है। क्या मानव की बेइज्जती भुलाकर कार्तिक हेमंत के साथ अपनी डील पूरी करेगा? क्या होगा जब माया आश्रम पहुंचेगी और कैसे ढूंढेगी वो कार्तिक को? कार्तिक ने अपनी डिमेंशनल रिंग पर हाथ फेरा और बेसिक स्किल्स निकाल लिए। सबसे पहले उसमें से एक पत्थर निकला जो ब्लू लाइट के साथ चमक रहा था, और वो एक्चुअली सेंसिंग स्टोन था जो कार्तिक के स्पिरिचुअल सेंस को साइज और रेंज में कई गुना बढ़ा सकता है। जैसे ही कार्तिक ने उस सेंसिंग स्टोन पर हाथ रखा, वो पत्थर और ज्यादा चमकने लगा और धीरे धीरे वो पत्थर कार्तिक के हाथ के जरिए उसकी बॉडी के अंदर समा गया। सेंसिंग स्टोन को सिद्ध करते ही पूरा पुणे शहर कार्तिक के माइंड में दिखाई देने लगा। वो पूरा शहर एक गूगल मैप की तरह उसके माइंड में दिख रहा था, जिस पर हम कोई एक पर्टिकुलर एरिया पिन पॉइंट करते हैं। इंफॉर्मेशन गुरु। कार्तिक ने अपने हाथों में इंफॉर्मेशन गुरु को देखा और मुस्कुराया। आसान वर्ड्स में कहें तो ये इंफॉर्मेशन गुरु एक तावीज की तरह उसके हाथों में है। ये एक मास्टर हैकर के समान था। ये किसी भी सिस्टम में एंटर कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और खुद को इंटरनेट में कॉपी भी कर सकता है। अचानक स्पिरिट ग्लिफ गायब हो गए और हॉस्पिटल के इंट्रानेट में जाकर मिल गए। काफी पहले कार्तिक के माइंड में एक स्पेशल स्टाफ मेंबर के बारे में इंफॉर्मेशन बार बार ब्लिंक हो रही थी। ओके, वो रहा टारगेट, अब जाओ। और कार्तिक के ये कहते ही एक झटके के साथ वो सेंसिंग स्टोन उसकी बॉडी से बाहर निकल गया और हवा में उड़ गया। थोड़ी देर बाद कार्तिक के सामने लाइट की एक स्क्रीन दिखाई दी और स्क्रीन पर उसने एक लड़की को देखा जो एक पेड़ के पास खड़ी किसी सोच में डूबी है। जब उसने उसकी अति सुंदर साइड प्रोफाइल को देखा तो कार्तिक के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो मुस्कुराने लगा। स्क्रीन पर जो लड़की दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं बल्कि वो है जिसका सपना वो पिछले 3000 वर्षों से देखता आ रहा था, माया जायसवाल। उसकी पतली कमर और घने लंबे बाल देखकर कार्तिक की आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जब उसके हाथ माया की पतली कमर पर होते थे और उस संगमरमर की तरह सुराहीदार कमर को आहिस्ता से जकड़कर कार्तिक उसे बिस्तर पर लिटा देता था और फिर खुद भी बिस्तर पर माया की बाजू में लेटकर चद्दर की सिलवटों पर बिखरे उसके काले घने बालों से घंटों तक खेलता था और फिर उन्हें धीरे से हटाकर माया से चिपक जाता था और उसके होंठों पर अपने होंठों को रख देता था। कभी कभी तो वो जोश से इतना भर जाता था कि माया के गुलाबी मुलायम होंठों को दांतों तले भींच लेता था। माया की आह निकल जाती थी जिससे कार्तिक का जुनून दोगुना हो जाता था और वो उसके ऊपर चढ़ जाता था और फिर एक बार बार दोनों घंटों तक एक दूसरे से प्यार किया करते थे। कार्तिक अपनी सोच से बाहर आया और उसे माया को अपनी बाहों में भरने की जतदब जाग उठी। वैसे तो उसने उसे तलाक दे दिया था, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि उसने उससे प्यार करना बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को उसकी वजह से और दर्द सहना पड़े।
वो दोनों भाग सकते थे, लेकिन कार्तिक को यकीन था कि उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने वही किया जो उसे उस वक्त ठीक लगा, और आज भी वो वही कर रहा है जो उसे सही लग रहा है। माया की फैमिली ने कार्तिक के साथ हमेशा गलत बर्ताव किया, लेकिन जो भी हो, आखिरकार उनके इतने घिनौने कामों के बावजूद भी जायसवाल फैमिली अभी भी उसकी पत्नी माया की फैमिली थी। वो अपने पूरे परिवार को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती थी। उसने उसे और उसके परिवार को टूटने से बचाने के लिए माया के किए गए सारे पेनफुल एफर्ट्स को समझा। हालांकि किसी ने पिछले जन्म में उसकी मौत की साजिश रची थी, उस शशांक बब्बर ने, जो भी माया को पाना चाहता था। इसलिए इस बार मैं किसी को भी खुद को दबाने नहीं दूंगा या अपने आप को धमकी देने नहीं दूंगा। बस कुछ वक्त और मेरा वेट कर लो माया, मैं आ रहा हूं। कार्तिक ने अपने दिल में कसम खाई। उसने उस स्क्रीन पर माया के चेहरे को छुआ। माया किसी सेलिब्रिटी या परी से ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी। अचानक इतने सालों से कार्तिक ने जो अपने अंदर दबा कर रखा था, वो लालसा और प्यार उसके दिल में वापस उभरने लगा। इतने लंबे समय के बाद वो फाइनली वापस आ गया था यहां अर्थ पर, अपने प्यार को वापस पाने के लिए, अपनी माया को वापस अपना बनाने के लिए। माया के मेरिडियन एक्चुअली इतनी बुरी तरह डैमेज हो गए थे। कार्तिक ने स्क्रीन पर माया को देखते हुए कहा। सेंसिंग स्टोन की रिपोर्ट के मुताबिक माया को अपने एक मिशन के दौरान एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। कार्तिक ने माया की बात को अपने दिल में रखा और उसे ठीक होने में मदद करने का फैसला किया, और उसने स्क्रीन बंद कर दिया। कार्तिक की स्क्रीन को बंद करते ही माया, जो आश्रम में पेड़ के पास खड़ी थी, वो वहां से निकल गई और सीधा गुरु मां के सामने पहुंच गई। गुरु मां माया को देखते ही पहचान गई और उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि तू एक दिन जरूर आएगी मेरे पास। उसकी तलाश तुझे यहां मेरे पास लेकर ही आएगी। माया ने गुरु मां के सामने हाथ जोड़े और कार्तिक की फोटो उनके सामने करते हुए उनसे पूछा कि 3 साल हो गए हैं इसका इंतजार करते हुए। अब तो लोग कहने लगे हैं कि शायद वो जिंदा ही नहीं, लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों मानने को तैयार नहीं होता। प्लीज गुरु मां, मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि क्या ये कभी मुझे मिल पाएगा। गुरु मां ने फोटो को सामने से हटाते हुए कहा, मुझे इस फोटो को देखने की जरूरत नहीं, तेरा चेहरा देखकर मैं बता सकती हूं। उन्होंने अपने हाथ की रुद्राक्ष माला को फिराया और फिर कहा, ये यहां आ चुका है, यहीं तेरे शहर में ही, तेरे आसपास ही है, और जहां तक मैं देख सकती हूं, ये जल्द ही तुझे मिलने वाला है। ये तुझसे और तू इससे अलग हो ही नहीं सकते। तुम दोनों 2 जिस्म एक जान हो। गुरु मां की बात सुनते ही माया चौंक गई। जितना उसके चेहरे पर हैरत का भाव था, उतनी ही वो खुश भी थी। जैसे एक उम्मीद ने उसका दामन थाम लिया और वो मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लिए खुद से कहने लगी, मुझे हमेशा से यकीन था कार्तिक कि तुम एक दिन मुझे जरूर मिलोगे, और आज गुरु मां की बातों ने मेरे इस यकीन को और भी मजबूत कर दिया है। स्क्रीन बंद करने के बाद कार्तिक ने कुछ इमॉर्टल क्लोथ्स, मतलब अमर वस्त्र चुने और उन्हें पहन लिया। इन कपड़ों में बंदूक की गोली भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कार्तिक मुस्कुराया। तुरंत कार्तिक ने अपनी हथेली खोली। जल्द ही उसकी हथेली पर एक भक्षण करने वाली एनर्जी दिखाई दी। ये कार्तिक का एक सीक्रेट था। ये एनर्जी किसी भी दूसरे कल्टिवेटर के कल्टिवेशन को खा सकती है और उसे कार्तिक अपनी खुद की पावर में बदल सकता है। इसी तरीके का इस्तेमाल कर कार्तिक ने स्पेस के व्योम जगत में अपनी कल्टिवेशन की स्पीड बढ़ाई थी और पावर्स और एनर्जीज हासिल की थी। एक प्राउड मुस्कुराहट के साथ कार्तिक हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने अपने फोन नंबर के साथ कमरे में एक नोट छोड़ा।
उसने फोन नंबर छोड़ दिया ताकि फ्यूचर में मिस्टर हेमंत माथुर उसे ढूंढ सकें। कार्तिक एक अमर सम्राट था, एक कैप्टन, और एक कैप्टन कभी अपने वादों से पीछे नहीं हटता। और सिर्फ इतना ही नहीं, कार्तिक के मन में एक प्लान भी था। अब क्योंकि मिली के फादर का यह मानना था कि वो एक ठग है, लेकिन उसके दादू हेमंत माथुर उस पर विश्वास करता था, तो कार्तिक एक विक्टिम भी प्ले आउट कर सकता था ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हासिल कर सके। और अब ये पता लगाने का समय आ गया है कि मुझे पुणे शहर में ऊपर कैसे उठना है। क्या मुझे अपना पुराना प्रोफेशन चुनना चाहिए और फिर से डॉक्टर बनना चाहिए? जैसे ही वो चल रहा था, उसने देखा कि सामने एक लाइवली माहौल है और लोगों की भीड़ इकट्ठा है। कार्तिक सोच में पड़ गया कि ये भीड़ कैसी, और वो देखने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस को जगाया और तुरंत पता चल गया कि वहां क्या चल रहा था। उसकी सेंसेस ने उसे इंफॉर्मेशन दी कि मुंबई से एक यंग डॉक्टर पुणे शहर आया था। वो लिमिटेड टाइम के लिए वहां लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए मौजूद था, इसलिए लोग इस उम्मीद में लाइन में लगे थे कि उनकी बीमारियों का इलाज किसी मास्टर से हो जाएगा। तो कार्तिक ने भी सोचा कि चलो इस मास्टर डॉक्टर को काम करते हुए देखा जाए, और वो भी पहुंच गया उस भीड़ के पास। और वहां उसने उस यंग डॉक्टर को एक अधेड़ उम्र की लेडी की पल्स चेक करते देखा। तो क्या हुआ है डॉक्टर? महिला ने टेंशन में पूछा। उस डॉक्टर ने लेडी की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ हल्की गठिया है, मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लिख देता हूं, आप डिटेल्ड ट्रीटमेंट के लिए बाद में वापस आ सकते हैं। इवैल्यूएशन सुनकर लेडी ने उसे थैंक्स कहा। यह डॉक्टर रियली काफी नॉलेजेबल है, इतनी जल्दी सिर्फ पल्स चेक करके इन्होंने ट्रीटमेंट भी बता दिया। महिला ने सोचा, कितनी शर्म की बात है, इसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और जब उस यंग डॉक्टर को वहां जमा लोगों की तारीफें मिल रही थीं, तभी वहां भीड़ से एक अलग आवाज गूंजी। सबने उस तरफ देखा जहां से वो आवाज आई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि कार्तिक था। एक असंतुष्ट टोन के साथ उस डॉक्टर ने पूछा, व्हाट डू यू मीन मिस्टर? कार्तिक ने बेपरवाह होते हुए कहा, मेरा मतलब है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने पेशेंट की कंडीशन का ठीक से पता भी नहीं लगाया है, फिर भी तुम बेतरतीब ढंग से मेडिसिन लिख रहे हो। मिस्टर, ये इंपीरियल मेडिकल हॉल है, यहाँ के डॉक्टर्स सभी टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारा इंपीरियल मेडिकल हॉल पूरे देश में रिप्यूटेड है, और तुम यहाँ खड़े होकर मेरे इवैल्यूएशन में कमियां निकाल रहे हो। और अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे सही क्यों नहीं करते और सभी को इन मैडम की असली बीमारी क्यों नहीं बताते? आओ। ये कहते हुए डॉक्टर ने कार्तिक को चिढ़ते हुए देखा। क्या बकवास कर रहे हो? ये डॉक्टर विवेक सचदेवा हैं, इन्हें मुंबई के इंपीरियल हॉल से यहां भेजा गया है, और इन्होंने अब तक देखे गए हर एक पेशेंट का एकदम सही इवैल्यूएशन किया है। कंडीशंस, बीमारियां और ट्रीटमेंट सब एकदम कंसिस्टेंट है, इसलिए अपनी बकवास बंद करो और यहां से निकलो। भीड़ में से एक ने कहा, बिल्कुल सही, ये कोई जगह नहीं जहां आकर तुम ऐसे बातें बनाओ। दूसरे ने कहा, हाँ और क्या, तुम कोई डॉक्टर हो क्या? तीसरे ने पूछा। वहां खड़े सब लोग अब कार्तिक को जबरदस्ती परेशानी खड़ी करने के लिए बातें सुनाने लगे। सही भी था, आखिर आप किस पर विश्वास करेंगे, इंपीरियल हॉल के रिप्यूटेड डॉक्टर पर या किसी गुमनाम इंसान पर? यह देखकर कि हर कोई उसका साथ दे रहा है, विवेक का सीना गर्व से फूल गया। एवरीवन प्लीज बी क्वाइट। विवेक ने एक मास्टर की तरह सबको शांत होने का ऑर्डर दिया। तो मिस्टर, अगर तुम एक इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को, मतलब इन लेडी को, इनकी बीमारी के बारे में बताने में कामयाब रहे तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा कि मैं गलत था। तो बताओ, क्या तुम इन्हें डायग्नोज करोगे और इनका ट्रीटमेंट बताओगे? उसकी विनम्रता देखकर सभी उसके मुरीद हो गए। देखा, इसे कहते हैं एक अच्छा डॉक्टर, सो हम्बल, एक ने कहा। लेकिन विवेक की आंखों में चंचलता थी। वो देखना चाहता था
कि कार्तिक कौन सी चाल चलने वाला है। कार्तिक उस लेडी के पास गया और विनम्रता से कहा, मैडम प्लीज सिट। वो लेडी कार्तिक को संदेह से देख रही थी, लेकिन फिर भी बैठ गई। पूरी भीड़ टकटकी लगाए कार्तिक को देख रही थी। जब उसने उस लेडी के चारों ओर घूमते हुए एक चक्कर लगाया और 1 मिनट से भी कम समय में बोल पड़ा, ओके, तो मुझे पता चल गया कि इन्हें क्या हुआ है। क्या कार्तिक उस लेडी को ठीक कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए कैप्टन कार्तिक का अगला एपिसोड। पूरी भीड़ टकटकी लगाए कार्तिक को देख रही थी और कार्तिक ने उस लेडी पेशेंट के चारों ओर घूमते हुए एक चक्कर लगाया और 1 मिनट से भी कम समय में बोल पड़ा, ओके, तो मुझे पता चल गया कि इन्हें क्या हुआ है। और वहां मौजूद भीड़ में फिर जोर जोर से बातें होने लगी और लोग हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, तुमने उनका एक बार चक्कर लगाकर ही उनकी असली बीमारी का पता लगा लिया। ये सब क्या मजाक लगता है तुम्हें? क्या नाटक चल रहा है यहां पर? तुम कोई डॉक्टर नहीं हो, है ना? कार्तिक ने जोर से कहा, मैं एक डॉक्टर हूं। और इतना कहते ही उसने डायमेंशनल रिंग से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट निकालकर सबको चुप करा दिया। कार्तिक ने डॉक्टर विवेक की तरफ देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि इन्हें गठिया है? विवेक ने निश्चित रूप से कहा, बिल्कुल, एक्सरसाइज करने से इनके जोड़ों के दर्द और जकड़न को दूर किया जा सकता है। क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि यह गठिया के लक्षण हैं? मुझे बताओ, क्या मैं गलत हूं? पेशेंट ने सिर हिलाया और कहा, डॉक्टर सचदेवा सही कह रहे हैं। देखो यंग मैन, आप भी डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर सचदेवा इंपीरियल हॉल के डॉक्टर हैं। जाहिर है आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेडी ने देखा कि कार्तिक भी एक डॉक्टर था, इसलिए उसने और भी चतुराई से बात की, यह सोचकर कि पता नहीं कार्तिक के मन में क्या चल रहा था। कार्तिक ने अपना सिर हिलाया और निश्चितता के साथ कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता। हर कोई नाराज था। क्या बात है, यहां तक कि पेशेंट ने भी डॉक्टर के डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने में डॉक्टर विवेक सचदेवा अचानक खड़ा हो गया और गहरी आवाज में कहा, प्लीज लीव। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी मरीज का स्वास्थ्य कोई मजाक की बात नहीं है। जब विवेक ने कार्तिक से जाने के लिए कहा तो वो केवल मुस्कुराया और उसने उस पेशेंट की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपके अंगों में ठंड लगती है, कभी कभी आपके दिल की धड़कन बहुत धीरे हो जाती है और अभी हाल ही में आपको रह रहकर उल्टी जैसा लगना और चक्कर से आते हैं। क्या मैं सही हूं? वो लेडी दंग रह गई और उसने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता? एक्चुअली ये सिम्टम्स अभी हाल ही में शुरू हुए हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वो कम हो जाते थे, इसलिए उसने सोचा कि ये सब सिर्फ सीजनल है। और अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक को उनके बारे में पता था। उस लेडी के हाव भाव से हर कोई बता सकता था कि कार्तिक सही था। एक एक करके उन्होंने कार्तिक को आश्चर्य से देखा। विवेक भी हैरान था और उसने जल्दी से जवाब दिया, क्या आपको और भी सिम्टम्स थे? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? वो थोड़ा गुस्से में था। क्या एक पेशेंट को अपने डॉक्टर को हर तरह की परेशानी के बारे में नहीं बताना चाहिए जो वे महसूस कर रहे हैं? नहीं तो डॉक्टर सही डायग्नोसिस कैसे दे सकता है? अगर मरीज ने जानकारी छुपाए रखी और उसके कारण डॉक्टर ने गलत डायग्नोस किया तो उसमें गलती किसकी है? वहां खड़े लोगों में से एक ने कहा, मैं जब बहुत छोटी थी तब बर्फ की जमी हुई नदी पर खेल रही थी, लेकिन बर्फ की परत बहुत पतली थी और मैं ठंडे पानी में गिर गई। शुक्र है मैं बच गई, लेकिन उस दिन से मुझे ये सिम्टम्स होने लगे। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ये सारे सिम्टम्स और ज्यादा सिवियर हो गए, लेकिन अब तक जिन भी हॉस्पिटल्स में मैंने चेकअप कराया वहां के डॉक्टर्स ने हमेशा इसे गठिया और एंजाइना पेक्टोरिस ही बताया। उस लेडी के शब्दों ने सब लोगों और पेशेंट्स को शांत कर दिया।
बस उसे देखकर ये युवक उसे रियल सिम्टम्स बता पाया। उसने ऐसा कुछ किया जो विवेक उससे पूछने के बाद भी नहीं कर सका। आपका इंपीरियल हॉल ट्रेडिशनल मेडिसिनल इक्विपमेंट्स यूज करता है ना? कार्तिक ने विवेक की ओर देखा, जिसके हाव भाव थोड़े बदल गए थे। हाँ, कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, आपको केवल रोगी के कहने पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपका मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न है उस पेशेंट की बॉडी। एक इंसान की बॉडी कभी आपसे झूठ नहीं बोलेगी या कुछ छुपाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बॉडी उसे फुल फॉर्म में एडवर्टाइज करेगी। विवेक को लगा कि उसने आज कुछ नया सीखा है, लेकिन भीड़ को सुनने के बाद उसने तुरंत कहा, तो क्या सिम्टम्स तो अभी भी गठिया और एंजाइना पेक्टोरिस के ही है ना? अनएक्सपेक्टेडली कार्तिक ने अपना सिर हिलाया। इन्हें ब्लैक वाटर फीवर है। साधारण गठिया के सिम्टम्स में कभी ब्रेक्स नहीं होते। ब्लैक वाटर फीवर? विवेक ने इस बीमारी के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए वो तुरंत चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम यहां खड़े होकर? ब्लैक वाटर फीवर क्या है? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। कार्तिक ने कहा, पर्माफ्रॉस्ट पानी में लंबे समय तक बॉडी के रहने के कारण कोल्ड की बॉडी में एंटर कर जाती है। इसके अलावा अगर पानी गंदा हो तो इसमें काले पॉइजनस पदार्थ होंगे। ये ब्लैक टॉक्सिन्स पेशेंट के बोन मैरो में बुरी तरह जम जाते हैं और समय के साथ गठिया के सिम्टम्स लगने लगते हैं। इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इस प्रकार एंजाइना पेक्टोरिस के भी सिम्टम्स सामने आते हैं। हाँ, करेक्ट। मुझे याद है कि नदी गंदी थी और पानी बहुत डार्क रंग का था। मेरी फैमिली तो बहुत परेशान हुई थी जब उन्हें पता चला था कि मैं उस नदी में गिर गई थी। उसी के बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। अक्सर मुझे लगता था कि मेरे दिल की धड़कन धीमी हो रही है, जैसे कि धड़कन बंद हो गई हो, महिला ने जल्दी से कहा। कार्तिक को देखते ही उसकी आंखों में होप दिखने लग गई थी। भीड़ अब भी खामोश थी। अब सभी को कार्तिक की मेडिकल स्पेशलिटी पर विश्वास था। कार्तिक ने विवेक को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। मुंबई के इंपीरियल हॉल का एक डॉक्टर भी एक पेशेंट की बीमारी नहीं बता पाया, जबकि एक राह चलते हुए इंसान ने उसका प्रॉपर डायग्नोस कर दिया। इसलिए शायद कहा जाता है कि सच्चे विशेषज्ञ आम लोगों के बीच रहते हैं। आसपास के लोगों की निगाहें देखते हुए विवेक को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बार उसने इंपीरियल हॉल के नाम को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। सो डॉक्टर, इसका इलाज क्या है? लेडी ने उम्मीद से पूछा। कार्तिक ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक्यूपंक्चर और मॉक्सीबस्टन जहर को बाहर निकाल सकते हैं और कुछ दवाएं इसे डिटॉक्सिफाई कर सकती हैं। आपको आधे महीने में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाना चाहिए। वो औरत बेहद उत्साहित थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आधे महीने में जिस बीमारी ने उसे वर्षों से पीड़ित किया था उसका पूरी तरह से इलाज किया जा सकता था। पहले पॉइजन को बाहर निकालने के लिए एक्यूपंक्चर का उपयोग करें, फिर खुद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए नियमित रूप से दवा पिएं। महिला ने जोर से सिर हिलाया। कार्तिक ने अचानक कहीं से एक चांदी की सुइयों का सेट निकाला। स्पेस के व्योम जगत में सर्वोच्च अमर सम्राट या कैप्टन केवल ताकत ही नहीं हासिल करते थे, बल्कि वो एक अद्वितीय चिकित्सा अमर चिकित्सक भी थे। इसलिए कार्तिक के पास चांदी की सुइयों का सेट होना एक आम बात थी। आखिरकार सुइयां भी कई तरह के काम आ सकती थीं। विवेक सचदेवा एकदम चुप था, क्योंकि उसने कार्तिक को एक एक्सपर्ट की तरह उन सुइयों को अपने हाथ में पकड़ते हुए देखा। जाहिर है इस इंसान के पास जबरदस्त मेडिकल स्किल्स हैं। पूरी भीड़ की नजरें उस पर ही टिकी थीं जब कार्तिक ने कंसंट्रेट किया और पूरे फोकस के साथ उसने लाइट की स्पीड से उन सिल्वर नीडल्स का यूज उस लेडी की बॉडी पर करना शुरू कर दिया। उसके हाथ इतने तेज थे कि उन्होंने वहां उपस्थित सभी को चौंका दिया। जैसे ही कार्तिक ने पेशेंट पर काम किया, पसीने की बड़ी बूंदों ने उसके चेहरे को ढक लिया। इस समय हर कोई उसके बारे में चिंतित था। विवेक जो बगल में खड़ा था, उसने जब कार्तिक को काम करते देखा तो वो एकदम हैरान रह गया और उसके मुंह से निकल पड़ा, थंडर नीडल आर्ट? माय गॉड! कार्तिक ने डायमेंशनल रिंग से जो सुइयों का सेट निकाला था, उससे उस लेडी पेशेंट की बॉडी पर हाई स्पीड में काम कर रहा था।
और विवेक सचदेवा खड़ा हैरत में उसे देखे जा रहा था। उसका मुंह ऐसे खुला था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। कार्तिक ने उसे देखा और यह सोचकर मुस्कुरा दिया कि सिर्फ ये नीडल आर्ट देखकर वो इतना हैरान है, जबकि ये तो कार्तिक के लिए छोटी सी बात है। लेकिन विवेक ये समझ नहीं पाया कि कार्तिक के स्किल्स सब टॉप लेवल के थे। पता नहीं कितने ही आकाशों में ट्रैवल करने के बाद उसने सभी प्रकार की छिपी और शक्तिशाली टेक्निक्स को सीखा था। तो उसके लिए ये नीडल आर्ट कौन सी बड़ी बात थी। आम लोगों की नजर में किसी इंसान को अगर थोड़ा बहुत भी नीडल आर्ट की नॉलेज है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो नीडल आर्ट कार्तिक ने अभी यहां दिखाया वो एक्चुअली बहुत लो लेवल का था। तो अगर कार्तिक अमर क्षेत्र से या व्योम जगत से वहां का थंडर नीडल आर्ट ले आता और वो यहां दिखाता या यहां पर उसका यूज करता तो पता नहीं क्या होता। कार्तिक से अगर पूछा जाता तो उसकी नजर में ये कौशल डींग मारने के लायक भी नहीं था। हालांकि उसने अभी अभी सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे वाकई में वो बहुत बड़ा कलाकार हो। आखिरकार वो पृथ्वी जैसी जगह में अमर व्योम जगत के कौशल को नहीं दिखा सका, इसलिए वो नाटक कर रहा था कि जो कौशल वो दिखा रहा है वो इतना आसान नहीं, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं और वो इसमें माहिर है। उसने अपनी आंखें देखी, उसने अपनी देखी हुई सभी पुरानी स्पेस आर्ट फिल्मों को याद किया और उसने अपने हाथों को ऐसे भव्यता से लहराया और अपनी आस्तीन को ऐसे ऐश्वर्य के साथ डेवलप किया और देखते ही देखते जल्द ही स्पिरिचुअल की एक लहर चांदी की सुई के माध्यम से प्रवाहित हुई और पेशेंट के शरीर में प्रवेश कर गई। वो लेडी पेशेंट कांप गई और उसके मुंह से ब्लैक कलर का ब्लड निकला जो उसने एकदम से बाहर थूक दिया और ये हो गया। अब सब ठीक हो जाना चाहिए, कार्तिक ने इस समय स्पष्ट रूप से कहा। उस लेडी के द्वारा काला खून थूकने के बाद उसे और अधिक आराम महसूस हुआ और उसके फेस का रंग बहुत बेहतर हो गया। जो इमीडिएट इफेक्ट हुआ उससे भीड़ में हर कोई डॉक्टर कार्तिक के ट्रीटमेंट स्किल्स को मान गए और उसकी तारीफें किए बिना रह ना सके। वे पूरी तरह से भूल गए कि यहां डॉक्टर विवेक फ्रॉम समथिंग समथिंग हॉल था और ये नजारा देखकर डॉक्टर विवेक का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक एक्चुअली में उस लेडी पेशेंट को ठीक कर सकता है और वो भी इतनी आसानी से। यही नहीं, उसने उस पेशेंट को ठीक करने के लिए ट्रेडिशनल थंडर नीडल टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। यहां तक कि इंपीरियल हॉल के रिस्पेक्टेबल इंपीरियल मेडिसिनल हैंड भी इस तकनीक को नहीं जानते थे। ये आदमी आखिर है कौन? विवेक सचदेवा के अंदर कार्तिक के लिए जो गुस्सा था उसने उसे दबा दिया और उसकी जगह रिस्पेक्ट भरी नजरों से कार्तिक को देखते हुए उसने सोचा, चाहे पुणे हो या पूरी दुनिया, कार्तिक जैसे डॉक्टर कहीं भी आसानी से मिलना मुश्किल था और वो रेयर थे। कार्तिक ने विवेक से पेन और पेपर लिया और उस पेपर पर एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और वो पेपर सौंप दिया विवेक को ही वापस। आपको यहां की जड़ी बूटियों के बारे में पता होना चाहिए, है ना? विवेक ने वो प्रिस्क्रिप्शन लिया। हालांकि वो उस लिस्ट में लिखी हर एक जड़ी बूटी के बारे में जानता था, लेकिन उसे उनके कंबाइंड इफेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसे अचानक लगा कि उसे तो कोई नॉलेज है ही नहीं और वो चुपचाप उस प्रिस्क्रिप्शन को हाथ में लिए दवा लेने के लिए इंपीरियल हॉल ई मेडिसिन चेंबर में चला गया। डॉक्टर सचदेवा आपको दवा दे देंगे। मैंने पहले ही जहर निकाल दिया है, इसलिए अब आपको बस समय पर दवा खानी है। उस लेडी ने डॉक्टर कार्तिक के हाथ अपने हाथ में पकड़े और उसे बार बार थैंक्स बोलने लगी। और जब विवेक सचदेवा मेडिकल चेंबर से बाहर आया तो उसने देखा कि कार्तिक वहां से गायब था। उसने झट से अपने आसपास के लोगों से पूछा, वो डॉक्टर कहां गए? वो बहुत इम्पेशेंट हो गया। डॉक्टर सचदेवा, डॉक्टर कार्तिक आपके दवा लेने के लिए अंदर जाते ही चले गए, महिला ने कहा। क्या? विवेक को अचानक बहुत अफसोस हुआ। कार्तिक वहां खड़े विवेक की तरह ही एक रहस्यमय डॉक्टर था और तो और वो थंडर नीडल टेक्निक को भी जानता था और ऐसा टैलेंटेड इंसान ऐसे ही चला गया। आखिर क्यों और कहां? तो विवेक कार्तिक को उसे थंडर शॉक नीडल टेक्निक सिखाने के लिए कहने के बारे में सोच रहा था।
अगर वो उसे यहां वापस ले आए तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा इंपीरियल हॉल की मेडिसिनल हिस्ट्री में। मैंने पुणे शहर में पहुंचते ही ऐसे डॉक्टर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। जैसे कि एक्सपेक्टेड था, हमेशा आपसे बेहतर कोई होता है। वो अचानक समझ गया कि मुंबई के पुराने स्पेशलिस्ट ने उसे एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए यहां क्यों भेजा। शायद उन लोगों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहां कोई ऐसा स्पेशलिस्ट छिपा है। पुणे सिटी जैसे एक छोटी सी जगह में सुई की ट्रेडिशनल टेक्निक थी। कौन सोच सकता था, क्या मुझे उससे फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा? विवेक को थोड़ा पछतावा हुआ। मुझे उसे रोकना चाहिए था। विवेक सचदेवा और कार्तिक की ये मुलाकात क्या मोड़ लाएगी